हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा जो अध्याय नंबर 4 है, जिसका नाम है कानूनों की समझ। वो आपकी कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नागरिक शास्त्र का अध्याय नंबर 4 है, जिसका आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मतलब बहुविकल्पी प्रश्न। एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिसके कम से कम 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। उसमें से आपको एक विकल्प चुनना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन भी है इसमें, और अंत में थोड़े से टफ क्वेश्चन भी दिए गए, तो आपको पढ़ने में मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, सरकार के विरुद्ध होने वाला प्रतिरोध जिसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने 1870 में एक एक्ट पारित किया। कौन सा एक्ट 1870 में अंग्रेजों ने पारित किया था? दोस्तों, अगर आपने क्लास अटेंड की है तो तुरंत बोल दोगे आप। क्या वो देशद्रोह था? क्या वो राजद्रोह था? क्या वो रॉलेट एक्ट था? क्या वो कानून था? तो पहली बात तो रॉलेट एक्ट तो 1919 में आया था, तो कैंसिल है, तो 1870 की बात ही नहीं है। राजद्रोह देशद्रोह नाम का कानून तो अब आया है, पहले था नहीं, देशद्रोह वाला कानून नहीं है। तो राजद्रोह, अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी शासन के खिलाफ जो आलोचना करते थे ना, उनके खिलाफ बिना मुकदमा दायर के सीधे गिरफ्तारी का वारंट था, और उसका नाम है राजद्रोह अधिनियम 1870। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ख, राजद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलते रॉलेट एक्ट कब बनाया गया था? ये तो पता था 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, बस उसी के आसपास के बनाया गया था। तो ये बनाया गया था दोस्तों, ये बनाया गया था मार्च 1919 में बनाया गया था। मार्च 1919 में बनाया गया था। कौन से मार्च 1919? तो मार्च देख लो पहले, इसका मतलब ये है कि ये मार्च ही आ रहे हैं सारे के सारे, मतलब मार्च डेट तो आ रही है, और 1919 में बनाया गया था। दो तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। जब आपको डेट एग्जैक्ट याद ना रहो ना, तब आप एलिमिनेशन राउंड कर सकते हो। अब आपको ध्यान रखना है कि 11 मार्च है कि 10 मार्च है या 11 मार्च है। तो सही आंसर था उसका 10 मार्च 1919 को एक कानून लाया गया था, जिसका सही उत्तर है क, 10 मार्च। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसे गिरफ्तार किया गया था? याद है ना कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें बहुत सारे लोगों को जनरल डायर ने गोली मार दी थी। क्यों मार दी थी? वो लोग क्यों इकट्ठा हुए थे? किन दो लोगों की गिरफ्तारी पर इकट्ठा हुए थे? रॉलेट एक्ट के विरोध में इन दो लोगों ने जो है विद्रोह किया था। इनका नाम था सत्यपाल और सैफुद्दीन। दो ही लोगों के नाम तो दिख रहे हैं, तो दो के दो ही राइट है। इसका मतलब ग, क और ख दोनों ही सही है। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल दोनों के खिलाफ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में किस अधिकारी ने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था? तो सीधी सी बात है, याद है तो तय, नहीं तो आप उसमें तुक्का तो लगा नहीं सकते। जनरल डायर, इसका नाम भूलना भी नहीं चाहिए दोस्तों। इतना बड़ा काम इसने किया था। बड़ा काम मतलब बहुत बुरा काम किया था, जो हर हिंदुस्तानियों के जहन में है, तो याद रखना चाहिए उसको। तो हिंदू उत्तराधिकार कानून कब लाया गया था? कब लाया गया था? हिंदू उत्तराधिकार कानून था क्या? इसमें क्या था कि बेटे बेटी और माँ तीनों को बराबर का अधिकार संपत्ति में मिलना चाहिए, ऐसा कानून था, जो कि लाया गया था 2005 में। ये ध्यान रखना आप, 2005 में रट के रखिएगा। 2005 में ये लाया गया था, और 2006 में क्या लाया गया था? घरेलू हिंसा अधिनियम लाया गया था, तो ध्यान रखिएगा उसको। नेक्स्ट है, सभी को 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार बराबर हिस्सा किस किस को मिलना चाहिए? ये तो अभी बताया मैंने कि माँ, बेटे, बेटियों सबको मिलना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सिंपल, एक के बाद एक क्वेश्चन दोनों जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7, संसद द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून को कौन निरस्त कर सकता है? अगर मान लो संसद कानून बना दे, हमने पढ़ा था कि संसद जब कोई ऐसा कानून बनाए जो अलोकप्रिय और विवादास्पद हो, तो ऐसे कानून से हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग विवाद उत्पन्न होने पर कहाँ जा सकते हैं? न्यायपालिका। और न्यायपालिका क्या कर सकती है? ऐसे विवादों को, न्यायपालिका ऐसे विवादों को क्या कर सकती है? असंवैधानिक घोषित कर सकती हैं। तो कौन कर सकती है? क्या सर्वोच्च न्यायालय वो कर सकती है? क्या उच्च न्यायालय कर सकती है? क्या मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री? तो मंत्रियों में तो इतनी ताकत नहीं है। सबसे ऊपर हमारा बैठता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसके पास ये पावर है कि वो किसी भी कानून को, संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती हैं। ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि सर उच्च न्यायालय भी तो आ सकता है, तो उच्च न्यायालय संसद के कानून को नहीं कर सकती। राज्य स्तरीय कानून उच्च न्यायालय कर सकती है, क्योंकि राज्य के स्तर पर पावर होती है। देश के स्तर पर उच्च न्यायालय को पावर क्यों होगी? केंद्रीय स्तर पर तो पावरफुल सर्वोच्च न्यायालय है ना, इस वजह से सर्वोच्च न्यायालय ही इसका उत्तर आएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक समानता किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? सामाजिक समानता, सब लोग समान है, जहां भेदभाव नहीं होगा वहां समानता है। आर्टिकल 12 तो राज्य की परिभाषा बोलता है, राज्य क्या है। आर्टिकल 15 बोलता है कि लिंग, जाति, धर्म, और भी चीजें लिखिए,
मैंने 3 लिख दिया के आधार पर भेदभाव नहीं करना, भेदभाव नहीं करना किया जाएगा। आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता, छुआछूत, और आर्टिकल 19 बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये मैंने सब लिख दिए। फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आर्टिकल नंबर 12 राज्य की परिभाषा की बात करता है। आर्टिकल नंबर 15 बोलता है कि लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 17 बोलता है अस्पृश्यता खत्म हो जाएगी। 19 बोलता है स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन क्या बोलता है? सामाजिक समानता किसमें? सामाजिक समानता मतलब समाज में समानता। समाज में समानता मतलब जाति के आधार पर समानता, लिंग के आधार पर समानता, धर्म के आधार पर समानता, जन्म स्थान के आधार पर समानता, कलर के आधार पर समानता। ये कौन सा आर्टिकल बोल रहा है? भेदभाव नहीं करना ही समानता है, और वो आर्टिकल है आपका आर्टिकल नंबर 15। इसलिए आर्टिकल नंबर 15 ही इसका सटीक उत्तर होगा। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 15 इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत कहाँ है? अभी मैंने जस्ट बताया इसलिए आप कर दोगे इसको। अस्पृश्यता का उन्मूलन आर्टिकल 17 में दिया गया। तो आर्टिकल 19 स्वतंत्रता की बात करता है, आर्टिकल 15 भेदभाव समाप्त की बात करता है, आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो आर्टिकल 21 ही है। तो राइट आपका ऑप्शन है 17, क्योंकि अस्पृश्यता का उन्मूलन यहीं पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, घरेलू हिंसा में सबसे अधिक प्रताड़ित कौन होता है? पुरुष होते हैं क्या? हाँ, बेचारे पुरुष जो होते हैं वो बहुत प्रताड़ित होते हैं, उनके लिए कानून बनना चाहिए। क्या महिलाएं होती हैं? क्या बच्चे होते हैं या नौकर होते हैं? सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किसको किया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है महिलाओं को। तो महिला के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया था। राइट आंसर क्या है? महिलाएं। बिना सोचे ही आंसर लगा देना चाहिए था। कानून के ऊपर कौन व्यक्ति है? क्या सरकारी अधिकारी कानून के ऊपर है? वो अपने बेटे को भगा सकता है, वो तो ताकतवर है। क्या कानून के ऊपर है? नहीं। क्या कोई धन्ना सेठ कानून के ऊपर है? ये कौन है धन्ना सेठ? क्या राष्ट्रपति जी है? नहीं, आप भी उनके नीचे है। क्या कोई नहीं है कानून के ऊपर? तो बिल्कुल कोई भी नहीं है कानून के ऊपर। कानून सबसे ऊपर है, कानून सबके साथ बराबर का व्यवहार करता है। इसलिए राइट आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या कोई भी नहीं, ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में किसके आधार पर सजा सुनाई जाती थी? सबूतों के आधार पर सुनाते थे क्या प्राचीन भारत में? सबूत कहाँ से लाते थे? जाति के आधार पर होती थी शायद, लिंग के आधार पर, ये भी हो सकता है। क्या इनमें से कोई नहीं? तो पुराने समय में जो सजा का आधार था वो जाति के आधार पर था, क्योंकि मैंने पढ़ा है ना आपको कि कुछ लोग जो निचली जाति के थे उनको ज़्यादा सज़ा मिलती थी और कुछ लोगों को कम सज़ा मिलती थी। ऊंची जात और नीची जात के लिए बीच में के लिए मतलब के आधार पर भेदभाव होता था। अंग्रेजों ने भेदभाव जरूर खत्म किया, ये मानना पड़ेगा। राइट आंसर है जाति के आधार पर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन, भारत में कानून के शासन की शुरुआत किसने की? क्या अंग्रेजों ने की? कानून का शासन अंग्रेज? क्या राष्ट्रवादियों ने की? क्या जनता ने की? तो जनता इतनी जागरूक नहीं थी उस समय तक। राष्ट्रवादियों ने कानून के शासन की शुरुआत करने में बड़ा अहम रोल अदा किया। अंग्रेजों ने कानून की शुरुआत जरूर की हो, लेकिन अंग्रेजों ने कानून के शासन की शुरुआत नहीं की। अब यहाँ पर मैं अंग्रेज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में लिखा है कि इसमें इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहासकार में मतभेद है। क्यों मतभेद है? अब देखो, इसका उत्तर अंग्रेज ने किए, ये सटीक इसलिए मान रहा हूं, और मैं ये भी बोल रहा हूं कि इन्होंने नहीं भी किए, क्योंकि आपके इसमें लिखा हुआ है इतिहासकारों में मतभेद है। वो नहीं मानते कि अंग्रेजों ने भारत में कानून के शासन की शुरुआत की। कानून के शासन से क्या मतलब है वो समझा दूंगा तो शायद आपके दिमाग में याद आ जाएगा। कानून के शासन से मतलब है कानून सबके लिए बराबर होगा, कानून की नज़रों में कोई बड़ा या छोटा नहीं होगा, कानून जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। यह है कानून का शासन। क्या अंग्रेज का कानून ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। अंग्रेज के कानून मनमाने पर आधारित थे, केवल भारतीयों पर लागू हो रहे थे, ब्रिटिशर्स पर नहीं। भेदभाव तो था ना, भले ही जातिगत आधारित भेदभाव खत्म किया था, लेकिन हुआ क्या, बाद में राष्ट्रवादियों ने इन पर दबाव डाल के समानता पर कानून लाने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी 1919 तक जब रॉलेट एक्ट जैसे कानून आ रहे तो फिर कैसे है? ये बोल सकते हैं कि भारत में सबसे पहले कानून बनाने की शुरुआत अंग्रेजों ने की। लेकिन चूंकि यहाँ पूछा हुआ है कानून के शासन की शुरुआत, एनसीईआरटी में भी अंग्रेजों को क्रेडिट दिया गया है, लेकिन वहाँ भी एक जगह लिखता है कि इतिहासकारों में मतभेद है। लेकिन फिर भी राष्ट्रवादियों ने तो नहीं किए, क्योंकि उन्होंने खाली प्रोसेस किया था कि भाई ऐसा होना चाहिए, सपना था ना उनका। तो फिर शुरुआत किसको मानते हैं? क्या भारतीय संविधान सभा को मानते हैं?
संविधान सभा को होना चाहिए वास्तविकता में, लेकिन उससे पहले के बहुत सारे कानून थे, इंडियन पीनल कोड जैसे कोई कानून, वो तो अंग्रेजों ने चला के रखे थे। इसलिए राष्ट्रवादियों को यहाँ पर ना चुन करके अंग्रेजों को सही ऑप्शन दिया गया। मुझे लगता है कि अब आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कानून के शासन की सही परिभाषा समझोगे तो अंग्रेजों ने भी नहीं की, लेकिन उनने नहीं किया तो फिर किसने किया? कोई ऑप्शन में है ही नहीं ना। इसका मतलब उनने कुछ हद तक कानून से शासन करने की शुरुआत तो की। तो यहाँ जो कानून के शासन का मतलब है कुछ और निकाला गया है। कानून का शासन का मतलब यहाँ निकाला गया कि कानून के द्वारा शासन की शुरुआत, ऐसा कुछ मतलब निकलेगा, तो अंग्रेज सही आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, 19वीं सदी के आखिरी तक भारत में कौन सा पेशा उभर कर आ रहा था? 19वीं सदी के आखिर तक राष्ट्रवादियों को लग रहा था कि यार ये अंग्रेज जो है ना भेदभाव कर रहे हैं, कानून पेचीदे बना रहे, मनमाने बना रहे, हम लोग पता नहीं समझ नहीं पा रहे कानून के जो अलग अलग पेचीदेपन को या कानून के जो टूल्स होते हैं उनको समझ नहीं पा रहे, कैसे लड़े, कैसे कानून की लड़ाई लड़े, हम लोगों को न्याय कैसे दिलाए। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, अपन लोग पढ़ना शुरू करते हैं और इतना पढ़ लेंगे कि अंग्रेजों के कानून को खुद जाने लग जाएंगे और कानून का इस्तेमाल हमारे भले के लिए करेंगे। तो अगर आपको वकील बनना है तो क्या आप पॉलिटिक्स में जाओगे? क्या आप MBBS करोगे? क्या आप कोई टीचर बन के वकील बन जाओगे? या आप कोई कानूनी पेशा करोगे? कानूनी पेशा ही तो होता है। तो वकील वाला पेशा बहुत शुरू हो गया था उस समय। तो राइट आंसर क्या है? कानूनी पेशे की शुरुआत जो है वो एकदम से वो नया पेशा उभर करके आया। इस पाठ के अनुसार एक शब्द आएगा सर्वाइवर। इसका शब्द क्या होता है? इसका हमने एक NCERT सॉल्यूशन में सबसे अंतिम क्वेश्चन पढ़ा था दोस्तों। एक फोटो में लिख दिखा था हमने। एक फोटो में क्या देखा था कि जो समान रिश्ते होते हैं ना उसमें समानता, बराबरी के रिश्तों में बराबरी और हिंसा के आधार पर बराबरी, ऐसा कुछ होना चाहिए। हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा मुक्त होना चाहिए। तो उसमें ये शब्द आया था कि अब महिलाओं को हम लोग पीड़ित नहीं बोलेंगे, महिलाओं के लिए सर्वाइवर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो पीड़ित महिलाओं के लिए सर्वाइवर शब्द का इस्तेमाल होता है, बच्चों के लिए नहीं, बुजुर्गों के लिए नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? पीड़ित महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमनकारी कानून किसे कहा जाता है? कोई कानून दमनकारी कब कहलाएगा? जब लोगों की इच्छा से बनाया जाए, तो वो तो फिर दमनकारी कैसे हो गया? वो तो लोकप्रिय हो गया। जब कानून लोगों को निर्मम ढंग से नियंत्रित करता हो, बिल्कुल। जो कानून मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करने से रोकता है, बिल्कुल। तो आंसर आपका क्या होगा? लास्ट वाला, घ वाला, ये दोनों के दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आलोचना शब्द का क्या होता है? आलोचना का मतलब क्या होता है? आलोचना का मतलब क्या ये होता है कि किसी के काम में कमियां निकालना, नुस्ख निकालना? अब लोग हमेशा कमी निकालते रहते हैं, इसकी आदत खराब है। तो ये यकीन मानो दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त आप में कमियां बता रहा है ना, तो वो आपका वेल विशर है, वो आप में सुधार देखना चाहता है। और कोई ऐसा दोस्त जो आपकी कमियों के जानने के बाद भी बड़ाई कर रहा है, तो फिर वो पीठ पीछे बुराई जरूर करेगा। तो वो दोस्त जो आपके सामने आपकी कमियां निकाल रहा है, वो बुरा नहीं, वो सच्चा दोस्त है जो आपको ऊपर ले जाने की चाहता है, आपको खींचता नहीं कभी भी। तो आलोचना का मतलब कमी निकालना, बिल्कुल कमी निकालना। किसी के काम को स्वीकार न करना, ये भी आलोचना है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों क और ख है। संसद की आलोचना कर सकते हैं ना हम लोग काम काज की, तो उसका ऑप्शन नंबर घ सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं कि घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था? ये तो आपको रटना पड़ेगा, सीधा याद है तो ठीक, नहीं तो नहीं लगा पाओगे। 2006 में आया था और ये याद रखना भी पड़ेगा, 2006। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 है, अमेरिका में नस्ल, धर्म व राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव गैर कानूनी कब घोषित किया गया था? ये गैर कानूनी है, कब घोषित किया गया था? देखो, रोजा पार्क्स की कहानी पढ़ाई थी ना हमने। रोजा पार्क्स ने क्या किया था? 1955 में, 1955 में उन्होंने एक श्वेत व्यक्ति के लिए सीट छोड़ने से, बस में सीट छोड़ने से मना कर दिया था। और उसी के साथ एक सिविल आंदोलन, नागरिक आंदोलन शुरू होता है और 1964 में जाकर के अमेरिका में वो एक नागरिक अधिकार बनता है जिसमें सब बराबर होंगे। तो वो क्या था? 1964। नस्ल, धर्म और राष्ट्रीयता के आधार पर वो खत्म करने का था। तो 1964 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून महिलाओं को कौन से अधिकार देता है? ये जो नया कानून आया 2006 में, घरेलू हिंसा सुरक्षा महिला सुरक्षा कानून, ये महिलाओं को किस प्रकार की सुरक्षा देता है? क्या हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश देता है? बिल्कुल सही, हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश देता है कि अब हिंसा के खिलाफ हम सुरक्षा देंगे आपको। इलाज व अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता देता है, क्या ये भी सही है? बिल्कुल। उपरोक्त तो दोनों अधिकार सही है या केवल एक अधिकार सही है? अब केवल एक कौन सा हो सकता है? ये भी नहीं बोला। ये तो सबसे घ वाला जो क्वेश्चन है वो तो इतना असमंजस वाला है कि क्या कौन सा सही है? दोनों सही है। तो उपरोक्त जो दोनों लिखे हुए हैं, दोनों के दोनों अधिकार सही हैं।
कि महिलाओं को हिंसा के खिलाफ सुरक्षा भी दी गई और साथ ही साथ मुआवजे की व्यवस्था भी, आर्थिक खर्चे की व्यवस्था भी है। तो यह इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, वह कौन सा शब्द है जो प्राकृतिक घटना में बड़ी संख्या में जान और माल की हानि को बताता है? वह कौन सा शब्द है जो किसी प्राकृतिक घटना में बड़ी संख्या में जान और माल की हानि को बचाता है? अच्छा, बताता है, क्षमा करें, जान और माल की हानि। क्या विषैला कोई पदार्थ, विषैली गैस रिलीज हो जाए तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जान और माल की हानि होगी? ये प्राकृतिक थोड़ी ना है, ये तो कृत्रिम है। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जहरीला पदार्थ, एक ही बात है। आग लग जाए या आपदा आ जाए, देखिए आग लग जाए ये भी बहुत बड़ी घटना है, इसमें भी बहुत सारे लोगों को नुकसान हो सकता है, जान और माल की हानि हो सकती है। लेकिन आपदा और बड़ी चीज़ है ना, आपदा में कुछ भी आ सकता है, उसमें भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी आ सकती है, बाढ़ आ सकता है, उसमें सूखा हो सकता है, उसमें चक्रवात आ सकता है, सुनामी आ सकती है, कितनी सारी चीज़ें हैं। और दावानल तो अकेला है, वो खुद भी आपदा है। तो आपदा इसका राइट आंसर होना चाहिए, जिसमें ज़्यादा मात्रा में जान और माल की हानि होती है। राइट आंसर दावा वो है आपदा। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विभिन्न खतरनाक क्षेत्रों में कितने बाल श्रमिक कार्यरत है? खतरनाक क्षेत्र मतलब कहाँ? मतलब कारखानों में या ऐसी जगह पर जहाँ पर उनको नहीं करना चाहिए। बाल श्रमिक मतलब क्या होता है? जिनकी उम्र 14 साल से नीचे है वो। तो ऐसे लगभग 2011 की डेटा याद रखना पड़ेगा, 4 मिलियन बच्चे यानी 40 लाख बच्चे जो काम कर रहे हैं अभी भी। तो इनको खतरनाक क्षेत्रों में कार्यरत है, मजबूरी है जो भी है, लेकिन इनको वहाँ से बचाना चाहिए, इनको पढ़ लिखने के लिए लाना चाहिए। बाल श्रम के खिलाफ कब लाया गया था कानून? तो बहुत पुराना कानून, काफ़ी 1986 में ला दिया गया था। बाल श्रमिक को प्रतिबंध किया गया था। आर्टिकल 24 में भी लिखा हुआ है, आर्टिकल 24 जब पढ़ोगे ना आप तो अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार में बाल श्रमिक के बारे में लिखा हुआ है कि कोई भी बच्चा कारखानों या भोजनालय या कहीं पर भी काम नहीं कर सकता जिसकी उम्र 14 साल से कम है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कार्यस्थल पर सुरक्षा उपायों का क्या मतलब है? अगर कार्यस्थल पर सुरक्षा उपाय किए तो क्या उपाय हो सकते हैं? एक तो एकदम से अलार्म व्यवस्था, मतलब अलार्म बजा दिया कि कुछ हो, सायरन बजता ना, एकदम कुछ हुआ तो भाग जाओ बस। आपातकाल मौजूद संपत्ति, आपातकाल में आपको क्या करना चाहिए? कुछ इस्तेमाल करना, जैसे ऑक्सीजन इस्तेमाल करना है, या कोई आपातकालीन खिड़की है, गेट है, वहाँ से कूदना, ऐसा कुछ। कामकाज मशीनरी, तो कुछ मशीनें ऐसी है जो उस समय काम करती है, जैसे फॉर एग्जांपल अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, तुरंत आग लगी और अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल कर लो, ऐसा कुछ। तो सारी की सारी चीज़ तो होती है, तो उपरोक्त सभी हो तो कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, भविष्य में लाभ प्राप्त करने के लिए नई मशीन या भवन खरीदने के लिए खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं? तो आगे भविष्य में खर्च करना है तो उसको निवेश बोलते हैं, व्यय हानि लागत नहीं बोलते। निवेश करना है भविष्य के लिए। अब आप सोच रहे क्वेश्चन थोड़े से 1-2 क्वेश्चन जो है ऐसे आपको नए लगेंगे, बाकी दोबारा हम लोग वापस उस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, नागरिक अधिकार अधिनियम किस आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? नागरिक अधिकार, नागरिकों को जो अधिकार अधिनियम दिया गया, सब नागरिक बराबर है, तो किस आधार पर बराबर होना चाहिए? जाति, धर्म, लिंग, तीनों के आधार पर होना चाहिए कि केवल जाति के आधार पर, या केवल लिंग, या केवल धर्म के आधार पर होगा? तो आपको बोलना चाहिए कि सर तीनों आधार तो सही है हमारे यहाँ, तो और 5 आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। तो 3 तो बिल्कुल राइट है, उपरोक्त सभी आधार पर भेदभाव नहीं होता है। अमेरिका में भी यही है। वह अफ्रीकी महिला कौन थी जिसने 1955 में एक श्वेत नागरिक को सीट देने से इनकार कर दिया था? वो ऐतिहासिक घटना कौन थी? वो रोजी पीटर थी क्या उसका नाम खाली रोजी था, या रोजा पार्क्स था, या एलिजाबेथ थी? एलिजाबेथ तो महिला, ये एलिजाबेथ तो महारानी का नाम भी है, हालांकि हो सकता है किसी स्त्री का नाम भी रहा हो, लेकिन सही उत्तर तो आपको याद होना चाहिए, वो है आपका रोजा पार्क्स, जिसका फोटो भी मैंने क्लास के दौरान दिखाया था और हमने उस पर चर्चा भी की थी। बिल्कुल सिंपल सा याद रखना पड़ेगा। जलियांवाला बाग कहाँ पर है? ये पंजाब में है, तो बाकी दूसरे स्टेट दिए हुए, इसलिए राइट आंसर आपको लगाना ही अमृतसर, सीधा सिंपल सा है। जलियांवाला बाग ध्यान रखना दोस्तों कब हुआ था। किसी के धर्म को दूसरे पर थोपना किस मौलिक अधिकार के खिलाफ है? आप अगर किसी के एक धर्म को किसी दूसरे धर्म पर थोप रहे हो तो कौन सा मौलिक अधिकार का हनन है? क्या शिक्षा के अधिकार में ऐसा होता है? तो धर्म से शिक्षा का कोई मतलब नहीं। क्या बोलने की आज़ादी से रिलेटेड है? क्या धर्म की स्वतंत्रता की बात है या संविधान की स्वतंत्रता? तो ये तो छोड़ो, इस पर ध्यान दो। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सीधी बात है, धर्म की आज़ादी में ही बोल सकते, किसी दूसरे धर्म को थोप नहीं सकते आप। तो ये तो धर्म की आज़ादी की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, किसकी सहमति के बाद एक बिल अधिनियम बन जाता है? क्या जज साहब बोलते कि हाँ ये बिल बनेगा तो बन जाता है क्या? जज साहब के बोलने से? जज साहब तो किसी बिल को, किसी अधिनियम के लागू होने के बाद देखते हैं कि वो संवैधानिक है कि नहीं है।
क्या राज्यपाल किसी बिल को सहमति दे तो बन सकता है, लेकिन किस बिल को? राज्यपाल साहब उस बिल को सहमति दे तो वो कानून बनेगा जो राज्य सरकार का हो। लेकिन यहाँ पर पूछा कुछ भी नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपके पास एक और है ना, राष्ट्रपति जी। तो ये बात हो रही है किसकी? संसद की। इसका मतलब राइट आंसर क्या होना चाहिए? संसद की। हमें संसद क्यों चाहिए, हमने वो पढ़ा है, राज्य की तो बात ही नहीं की है। इसका मतलब सही आंसर क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति जी क्या करते हैं? लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद उस पर साइन करते हैं। प्रधानमंत्री जी का कोई रोल नहीं। लेकिन हाँ, अगर राज्य सरकार की बात करते हैं ना, तो हम लोग राज्यपाल लगाते हैं, क्योंकि राज्यपाल राज्य सरकार के बिल पर साइन करता है। महिलाओं के शोषण का कौन सा प्रकार नहीं है? आर्थिक शोषण घरेलू हिंसा में आता है? अब बोलोगे हाँ आता है, आर्थिक शोषण को लिया गया। कैसे? आर्थिक शोषण क्या होता है? जैसे महिलाओं को दबाव डालना, प्रताड़ित करना दहेज के लिए, महिला से हर बार पैसे मंगवाना कि आपके पिताजी से पैसे मांगो नहीं तो हम लोग मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जो भी है। तो वो बेचारी मजबूरी में अपने पिताजी से पैसे मांगती है, पिताजी को, उनके घर वालों को परेशान कर रहे होते हैं। ये सब आर्थिक शोषण है। यौन शोषण, मानसिक शोषण, क्या तीनों होते हैं? बिल्कुल, सारे के सारे तीनों तो होते ही हैं। अब कौन से नहीं होते? तो अभद्रता इसमें नहीं है। ऐसा नहीं कि अभद्रता शोषण, अभद्रता भी गलत होता है, अभद्र व्यवहार करना गलत होता है, लेकिन शोषण के अंतर्गत जो घरेलू हिंसा में 3 शब्द रखे गए, अभद्रता शब्द को वहां रखा नहीं गया, इसलिए यहां पर इसको सही मानूंगा मैं कि अभद्रता शोषण का प्रकार नहीं है। कानून के शासन से आप क्या समझते हैं? कानून का शासन, कानून के समक्ष सभी समान है, बिल्कुल ये कानून का शासन तो है। तो क्या क को राइट आंसर लगा के छोड़ दूं और पढ़ू नहीं? सारे पढ़ने पड़ेंगे। सभी के लिए समान कानून हो, ये भी सही है। किसी भी कानून के ऊपर कुछ है ही नहीं, कानून सबसे ऊपर है, तो राइट आंसर है। तीनों के तीनों सही है, तो उपरोक्त सभी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का घ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? चोट या दुरुपयोग, चोट देने की धमकी, शारीरिक पिटाई। तो चोट या दुरुपयोग करना, दुरुपयोग में यौन शोषण या आर्थिक शोषण आता है दोस्तों। चोट देने की धमकी, मारने की धमकी, शारीरिक पिटाई, ये भी आएगा। तो उपरोक्त सभी के सभी जो हैं घरेलू हिंसा में आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, कानून बनाने का जिम्मा किसका होता है? कानून बनाने का जिम्मा प्रधानमंत्री का होता है? नहीं। राष्ट्रपति का होता है? नहीं। उपराष्ट्रपति का होता है? नहीं। हमारे पास बची है ना संसद, हमें क्यों चाहिए? संसद इज द राइट आंसर, और वही सही उत्तर है कि कानून बनाने का जिम्मा किसका है? तो संसद का। क्वेश्चन नंबर 35, उपनिवेश एक कानून मनमाने पर आधारित था, उसका उदाहरण। उपनिवेश का एक कानून या कोई कानून जो मनमानेपन पर आधारित था। क्या राजद्रोह कानून 1870 का मनमानेपन पर था? क्या 1919 का रोलेट एक्ट मनमानेपन पर था? तो आपके दोनों के दोनों उत्तर सही है, दोनों मनमाने वाले थे। तो मैं तो उपरोक्त दोनों की तरफ जाऊंगा। राइट आंसर इज उपरोक्त दोनों ही सही है। तो दोनों के दोनों जो है वो मनमानेपन पर आधारित थे। क्वेश्चन नंबर 36, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसको तो याद रखना पड़ेगा दोस्तों। जैसे हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी का दिन कभी नहीं भूलते, वैसे ही 13 अप्रैल 1919 का वो दिन जब जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। उसका बहुत महत्व है, हम उसे याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा काला दिन था वो। 13 अप्रैल 1919 को उस दिन जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। तो राइट आंसर 13 अप्रैल 1919। अदालत संविधान के विरुद्ध बने कानून का क्या कर सकती है? मान लो कोई कानून बनाया गया, लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लोग चले गए संसद के पास, सॉरी न्यायपालिका के पास में। न्यायपालिका ने क्या कर सकती है? उस कानून को देखेगी, सही नहीं तो क्या कर सकती है? सही नहीं तो क्या करेगी? संशोधन कर सकती है, बिल्कुल। रद्द कर सकती है, ये भी कर सकती है। क्या दोनों अधिकार प्राप्त है? तो बिल्कुल दोनों अधिकार प्राप्त है। इनमें से कोई नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो राइट आंसर क्या है? ये दोनों सही है। इसका मतलब घ लिखा हो ना, उपरोक्त दोनों सही है, तो घ इज द राइट आंसर, ये कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नागरिक किसी कानून के लिए अपनी सहमति किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? कोई भी नागरिक किसी कानून के लिए अपनी सहमति कैसे व्यक्त कर सकते हैं? संचार माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, बिल्कुल सही। जनसभाओं के द्वारा, ये भी सही। उपरोक्त दोनों प्रकार से कर सकते हैं। संचार के द्वारा भी हम असहमति दे सकते हैं, समाचार पत्रों और टीवी चैनल के माध्यम से, और जनसभाओं के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? असहमति दे सकते हैं। उपरोक्त तो दोनों प्रकार से दे सकते हैं, तो बिल्कुल उपरोक्त दोनों प्रकार से दे सकते हैं, सही आंसर है। केवल एक सही नहीं है, तो दोनों के दोनों सही आंसर है, तो उपरोक्त दोनों प्रकार इसके सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 39 वाला क्वेश्चन पढ़ते, कानून तोड़ने के अधिनियम का क्या अर्थ है? कानून तोड़ना मतलब कर्तव्य का उल्लंघन करना कानून तोड़ना है क्या? मौलिक अधिकार का उल्लंघन करना कानून तोड़ना है क्या?
अन्याय करना या अराजकता कानून तोड़ना है। तो इनमें से कौन सी चीज कानून तोड़ना है? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कानून तोड़ना है, अन्याय करना। अब आपको बड़ा कंफ्यूजन कौन सा होना चाहिए? इसका सही आंसर है दोस्तों, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना कानून तोड़ना है। बाकी चीजें कानून, ये तो अन्याय तो अलग चीज है, तो ये तो उल्लंघन होने के बाद होता है। अराजकता दंगे फसाद को बोलते हैं, विवाद को बोलते हैं। और कर्तव्य का उल्लंघन करने पर कोई कानून नहीं टूटता है, क्योंकि ये कर्तव्यों को केवल हमारे ऊपर फोर्सफुली अप्लाइड नहीं किया गया। कम कामकाजी परिस्थितियों में कौन शामिल है? कम कामकाजी मतलब सस्ते कारगर, परिश्रमिक श्रमिक, कम मजदूरी श्रमिक। तो कम कामकाजी परिस्थितियां मतलब क्या होती है? जहां पर मजदूरों को बहुत कम पैसा दिया जाए। तो मेरे ख्याल से सबके सभी ऐसे ही में, तो सस्ते मिल रहे हैं, परिश्रमी है और कम पैसा में दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कामकाजी परिस्थितियां मतलब एक तो पैसा भी कम दे रहे हो, काम भी ज़्यादा करवा रहे हो, तो मजबूर व्यक्ति होते हैं, सस्ते भी हैं। तो उपरोक्त सभी जो कहलाएंगे, एक्चुअली बंधुआ मजदूर के लिए लिया गया था। एक कारखाने में काम करने वाले 10 साल के बच्चे के लिए किस प्रकार का शब्द इस्तेमाल किया जाएगा? मजदूर बोलेंगे या बलिदानी बोलेंगे या फैक्ट्री मजदूर बोलेंगे या बाल श्रमिक बोलेंगे? सीधी सी बात है, 14 साल से कम उम्र का बच्चा बाल श्रमिक नहीं तो क्या कहलाएगा? कोई मजदूर थोड़ी होगा वो। क्वेश्चन नंबर 42। अब ये क्वेश्चन थोड़े बड़े वाले आ गए। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़े लार्ज वाले आगे, थोड़े कॉम्प्लेक्स है। अच्छे से पढ़ेंगे तो इसका उत्तर भी हम लोग कर पाएंगे। हमारे राष्ट्रवादी स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल को रोकने के लिए कानून के शासन की व्यवस्था के लिए एक मत थे। भारतीय संविधान में कानून के शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब राष्ट्रवादी जो बोलते थे ना कानून का शासन मतलब क्या होता है, अब ऑप्शन पढ़ना, उसमें से सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। हमारे संविधान में कानून के शासन वाले प्रावधान को अमेरिका से लिया गया है। कानून का शासन यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, न कि यूके से, न कि यूएसए से। तो ये तो पहला तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत है। कानून के शासन का अर्थ है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 3, हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता, बिल्कुल सही, ये भी सही, तीसरा भी सही है, नहीं करता है। नेक्स्ट है, तो 3 हमारे पास ऑप्शन है। अब 3 में से आपको चूज क्या करना है? देखिए क्वेश्चन इस तरह से बनाए गए हैं, मल्टीपल चॉइस में भी चॉइस दी गई है, कौन सा सत्य है? तो आप बताइए कौन सा सत्य है। हमने बोला था कि एक तो ये दूसरा वाला सत्य है, एक तीसरा वाला सत्य। पहला क्या था? असत्य था। तो आंसर क्या आएगा? 2 और 3 सही है। तब देखो ना 2 और 3 कहां पे लिख रहा है? 1 और 2 नहीं, 2 और 3 ये लिखा हुआ है। तो आंसर नंबर ख इज द राइट आंसर। 2 और 3 सही है, तो यही राइट आंसर होगा। कितना आसान था दोस्तों ये करना। तो इसको थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपका उत्तर जो है वो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, प्राचीन भारत में कानून व्यवस्था और उसकी विभिन्न समाजों में प्रासंगिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन भारत में जो कानून होते थे वो कैसे होते थे, उसके एवज में ये दिया गया है। अब प्रश्न भी पढ़ेंगे, ऑप्शन भी देखेंगे, लेकिन पूछ के रहा, सत्य नहीं पूछ रहा, जबकि क्या बोल रहा, कौन सा असत्य है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 ऑप्शन है, पांचों को पढ़ देते हैं एक एक करके, फिर समझेंगे कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। एक एक करके पढ़ते हैं। पहला वाला, प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे, बिल्कुल थे। ये तो पढ़ा हमने कि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से कानून थे पहले, तो पहला ऑप्शन तो सही है। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे, ये भी सही है दोस्तों। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से समुदाय ने अलग अलग कानून बना के रखे थे, जनजातियों के अलग कानून, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून। प्राचीन भारत के कानूनों में सभी व्यक्तियों को अपराध के लिए समान सजा का प्रावधान था। क्या प्राचीन काल में समान सजा थी? नहीं, जो निचली जातियां थी उनको ज़्यादा सजा मिलती थी, अपर कास्ट को कम मिलती थी। तो ये तो गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 4, प्राचीन भारत के कानून विभेद मूलक सामाजिक कुरीतियों से प्रभावित थे। विभेद मूलक सामाजिक कुरीतियों से, विभेद मूलक मतलब जिसमें भेदभाव होता था, तो बिल्कुल प्राचीन में भेदभाव होता था, तो ये तो सही है, तो गलत नहीं हुआ है। तो पॉइंट नंबर 4 भी सही है। लास्ट पढ़ लेते हैं, पॉइंट नंबर 5, औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था परिपक्व हो गई, बिल्कुल ये तो सही बोल रहा है। और भेदभाव आधारित सजा का चलन बनने लगा, तो ये थोड़ा गलत हो गया। कानून परिपक्व हो गया था औपनिवेशिक काल में, और जो भेदभाव वाली जो सजा का प्रावधान था वो कम हो रहा, जाति के आधार पर जो पहले था, तो ये तो गलत है। तो अब हम लोग देखते हैं
कौन कौन से गलत है? एक तो हमारा गलत निकला था तीसरा वाला और एक निकला था पांचवा वाला। और उत्तर क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि इनमें से कौन से असत्य है, तो तीसरा और पांचवा गलत है, बाकी सब सत्य है। तो राइट आंसर क्या आ गया? ग इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 44, हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी, लेकिन उनके बनाए गए कानून अधिकांश कानून मनमाने पर आधारित थे। बिल्कुल थे। औपनिवेशिक शासन में बने विभत्स कानून रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अंग्रेज लोग मनमाने कानून बनाते थे, ये तो हम लोग मानते हैं। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था 1919 में, रॉलेट एक्ट, उसके बारे में प्रश्न है। क्या है? इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती है। क्या बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती है? यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये होता था उसमें। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, बिल्कुल। काला कानून भी कहा जाता था, बिल्कुल राइट, इसका नाम था बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, कुछ भी नहीं, सीधा जेल में। भारतीय विरोध के बावजूद 10 अप्रैल 1919 को एक्ट लागू कर दिया गया। ये भी तो सही ऑप्शन, सारे के सारे सही मिल रहे हैं। अब और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन, उसका ऑप्शन नंबर 5 को देखते हैं। अभी तक हमने हमारे सारे ऑप्शन सही थे, ध्यान रखना। चौथा ऑप्शन बोलता है कि पंजाब के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। 13 अप्रैल 1919 की बात है, पंजाब के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के लिए। ये भी सही था, ये सही था। जनरल डायर ने बाग का रास्ता बंद करवा दिया बिना चेतावनी, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी, निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी। अब देखिए इसमें क्या गलत दिख रहा है आपको? हमको लग रहा है कि सारे के सारे सत्य दिख रहे हैं, लेकिन चौथा वाला एक बार और पढ़ते हैं। चौथे वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन है और तीसरा वाले में कंफ्यूजन, देख लेते हैं एक बार और। पंजाब के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया था। 13 अप्रैल को विरोध में, ये तो सही था कि 13 अप्रैल को किया गया था। भारतीय विरोध के बावजूद 10 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। दोस्तों यहां पर देखो ना, इसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहां पर घुमाया है। हमने इसको सही मान लिया, लेकिन ध्यान देना है 10 अप्रैल कहां था? ये तो क्या था? 10 मार्च था ना। 10 मार्च को एक कानून लागू हुआ था, तो इसका मतलब बाकी सारे ऑप्शन सही। जनरल डायर ने जो किया वो भी सही तो है ना, ये तो किया था उसने कि लोगों पर गोलियां चला दी। तो सही आंसर, गलत आंसर कौन सा है? पूछता असत्य कौन सा है? तीसरा वाला ऑप्शन असत्य था, जिसमें 10 मार्च 1919 को वो लागू किया था। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग वाला होता है। कई बार क्या होता है, जल्दी में हम लोग सही कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि इसका सही आंसर क्या है। थोड़ा सा सोचोगे तो दिमाग पर जोर डालोगे तो उत्तर आएगा। अंग्रेजी शासन ने भारतीय राष्ट्रवादियों के हौसले को तोड़ने के लिए बहुत सारे अमानवीय और कठोर कानून बनाए। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए राजद्रोह कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब राजद्रोह कानून की बात आ गई। पहला, 1880 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन का मिसाल था। देखिए ये राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन का मिसाल था, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन दोस्तों ये 1880 में कहाँ आया था? तो 1870 में आया था। इसका मतलब इनने इसको घुमा दिया, ये गलत है, ये तो असत्य है। दूसरा है, इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता, अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता तो उसे मुकदमा चलाए बिना गिरफ्तारी किया जा सकता था। तो बिल्कुल ये सही है, अगर कोई व्यक्ति। लेकिन हाँ, जो भी व्यक्ति, में भारतीय व्यक्ति की बात कर रहा, अब हम लोग इस पर आएंगे अच्छे से कि वो व्यक्ति की बात कर रहा है कि भारतीय की बात कर रहा है। अब इसमें कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? तो देखो इसमें कौन सा कथन सत्य है? दूसरा वाला कथन सत्य है, पहला वाला गलत है। लेकिन अब देखो, अब अगर ये ऑप्शन में इस बात पर गौर करें हम लोग, इस बात पर, किस बात पर? कि कोई व्यक्ति, लेकिन यह कोई व्यक्ति क्या होना चाहिए था? भारतीय होना चाहिए था ना, कि कोई भारतीय व्यक्ति अगर सरकार का विरोध करे तो उस पर यह होना चाहिए। तो देखा जाए तो वो दूसरा जो है ना वो गलत होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या किया गया है, दूसरे वाले ऑप्शन में इसने इसको सही मान लिया है कि व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध करे। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इस पर गौर करूंगा ना तो ये भी गलत हो जाएगा। इसके मुताबिक अगर कोई भारतीय ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करे तो उसे मुकदमा चलाए बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। अब इस व्यक्ति को आपने भारतीय मान लिया तो ऑप्शन सही है, पूरा सिस्टम सही लग रहा है, केवल एक जगह गलती है। तो इस वजह से मैं इसको एक भी ऑप्शन को सही नहीं मानूंगा, मैं दोनों को गलत मानूंगा। इसलिए मेरा जो राइट आंसर होगा ये ना होकर के मैं राइट आंसर इस पर जाऊंगा। अब आप समझ गए कि मैंने क्यों ऐसा किया।
क्योंकि वो केवल भारतीयों के लिए था, वो ब्रिटिश सरकार के लिए नहीं था। और कई सारे लोग उसको पूरा पढ़ के सही समझ लेते हैं, और हमने ऑप्शन भी 2 रखा था इस वजह से, क्योंकि आपका ऑप्शन भी वही होता है कि यार दूसरा वाला तो सही लग रहा है कि आलोचना करने पर है, लेकिन आपने वो शब्द मिस कर दिया, इसलिए सही आंसर न तो 1 और न ही 2, ये सही आंसर होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान भारतीय समाज में कानून की सर्वोच्च निर्मात्री संस्था संसद है। संसद की कानून निर्माण की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद जो कानून निर्माण की प्रक्रिया अपनाती है उस पर विचार करना है। क्वेश्चन देखो, आप पॉइंट देखो। संसद समाज के विभिन्न समूहों द्वारा किसी कानून के निर्माण को लेकर उठ रही आवाज के प्रति संवेदनशील होती है। बिल्कुल सही होती है, संवेदनशील तो होती है। दूसरा, कानून के निर्माण में प्रथम चरण में संसद किसी सदन में सबसे पहले विधेयक लाया जाता है। बिल्कुल किसी भी सदन में ला सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में। दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति द्वारा बिल पर हस्ताक्षर के बाद कानून का रूप ले लेता है। ये बिल्कुल सही प्रोसीजर, दोनों की सहमति मिलने के बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं तो ये कानून का रूप ले लेता है। तो तीसरा ऑप्शन भी सही, तीनों ऑप्शन सही है। अब देखते हैं हमसे वो उम्मीद क्या कर रहा है। उम्मीद ये कर रहा है असत्य को चुनना है। तीनों सही है अभी तो, अगर तीनों डेफिनेटली सही है तो चौथा गलत होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एक तो गलत चुनना है ना, क्योंकि इनमें से कोई नया ऑप्शन नहीं है। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि अगर मान लो किसी बिल पर दोनों सदनों में कुछ टकराव हो रहा है कि पास नहीं हो रहा जानबूझ के बिल, तो राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला लेते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर। तो दूसरा पॉइंट क्या बोला, लेकिन उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है, ये गलत है, उपराष्ट्रपति करता है। अध्यक्षता उपराष्ट्रपति साहब नहीं करते हैं, अध्यक्षता करता है स्पीकर, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसलिए ये पॉइंट आधा सही आधा गलत है, मतलब पूरा पॉइंट तो देखा जाए तो पॉइंट तो गलत ही है। तो राइट आंसर क्या होगा, घ चौथा इज द रॉन्ग आंसर, जो गलत है, और असत्य पूछा इसलिए चौथा ही सही आंसर हो जाएगा हमारा। बात समझ में आई दोस्तों? कितना सिंपल से क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए बनाए गए घरेलू हिंसा कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर की किसी औरत के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट या चोट की धमकी देता है तो उसे घरेलू हिंसा कहते हैं। जब कोई परिवार का कोई पुरुष सदस्य घर की औरतों के साथ, तो बिल्कुल सही है। तो हमको चुनना है असत्य, है ना, ध्यान में रखना है आपको। तो पहला वाला जो पॉइंट है वो क्या हो गया, ये तो आपका सत्य हो गया, मैं इस पर जा रहा हूँ कि सही है, तो आपको असत्य चुनना है खाली। इस कानून के विषय में क्षेत्र के अंतर्गत सिर्फ शारीरिक मारपीट को रखा गया है, भावनात्मक शोषण को नहीं। तो दोस्तों भावनात्मक शोषण को भी रखा गया, आप जानते ही हैं, ये असत्य है। वैसे तो हमारा खई राइट आंसर मिल जाएगा आपको। यह कानून सन 2005 में संसद में पारित हुआ और 2006 में लागू हो गया, ये तो सत्य है। तो तीसरा भी सत्य, पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य। और कोई ऑप्शन है हमारे पास में? अगर और ऑप्शन है तो ले लेते, नहीं तो ऑप्शन नहीं है तो ख वाला हमारा राइट आंसर है, क्योंकि पूछ रहा आपसे असत्य कौन सा, 3 में से असत्य कौन सा, दोनों सही है, तो तीसरा क्या है, असत्य, इसलिए ख इज द राइट आंसर। क्योंकि इसमें शारीरिक मारपीट के साथ साथ भावनात्मक शोषण को भी जगह दी गई, हम लोग समझ चुके हैं, जब पढ़ चुके हैं तो डरने की क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घरेलू, अच्छा इसी में एक और था, ग के बाद घ भी था। 2005 में घरेलू शब्द को अधिक व्यापक बना दिया गया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरा में हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रह रही है, ये भी सही वाला ऑप्शन। तो वो घ हमको उत्तर जो है खरगोश वाला जो उत्तर था वो सही नहीं था, इसलिए हमने उसको पहले ही लगा दिया, चौथा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 48, कई बार संसद ऐसा कानून पारित कर देती है जो अलोकप्रिय साबित होता है, ऐसे में नागरिकों द्वारा की जाने वाली प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद ऐसा कानून बना देती है जो लोकप्रिय नहीं था, अलोकप्रिय, विवादास्पद है, तो फिर जनता क्या करती है? अब देखो, लोकतंत्र में नागरिक दमनकारी कानूनों की आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनल में रिपोर्ट भेज सकते हैं। बिल्कुल हम लोग ये कर सकते हैं, ये तो सत्य है। अगर कोई कानून संविधान में निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन नहीं करता और संविधान में प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन करता है तो नागरिक उसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, हम लोग न्यायालय की शरण में तो जा ही सकते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट, अगर अदालत को लगता है कि कोई कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसमें संशोधन कर सकती है लेकिन रद्द नहीं कर सकती। तो क्या ये सत्य है?
तीसरा क्वेश्चन तो असत्य है, क्यों? क्योंकि संशोधन भी कर सकती है और रद्द भी कर सकती है, ये रद्द नहीं कर सकती वाला गलत है, तो ये तो गलत है। इसका मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर आएगा 1 और 2 दोनों सही है। कितना सिंपल था क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं एमसीक्यूज के साथ में, और इतने टफ एमसीक्यू भी किए हैं। मुझे लगता है कि आशा है कि आपको ये पसंद आए होंगे। इसी तरह के एमसीक्यू अगले चैप्टर में भी आपको मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे लेक्चर्स वीडियो जो हैं आपको सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो आप घबराइए नहीं, आप magnetbrains.com हमारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ मिल जाएगी। आपको करना क्या है, वहाँ पर जाकर के देखना है सीबीएसई हिंदी मीडियम दिखेगा, उस पर क्लिक करो। उस पर जैसे क्लिक करोगे आपको अपनी क्लास दिखाई देगी, कौन सी क्लास की हो आप, 8वीं क्लास की हो, 8वीं क्लास क्लिक कर दिया। उसके नीचे जाओगे तो आपको अलग अलग टीचर दिखाई देंगे सब्जेक्ट्स के। टीचर के नीचे लिखा होगा वॉच नाउ। वॉच नाउ पर आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक ऐसा विंडो खुलेगा जिसमें आपको दिखाई देगा वॉच चैप्टर वाइज वीडियो, जिसमें अलग अलग चैप्टर के बारे में सब कुछ बताया गया। जैसे आप चैप्टर पर क्लिक करते हो आपको दिखाई देगा ऐसा कुछ, ये एक वीडियो दिखाई देगा जो आपको वो चैप्टर पढ़ा रहा होगा कोई टीचर। तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है, देखने के बाद दूसरा देखना है तो नेक्स्ट वीडियो पर जाइए। तो है ना, बहुत आसान सा तरीका। तो दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुफ्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दी जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारे कमेंट, हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके आप अपने अनुभव शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।